अध्याय 27 नेक्रोमेंसर का हमला। वसंत आ गया था। स्टेला अकादमी का पहला सेमेस्टर जनवरी में शुरू हुआ और वसंत में चरण 1 की सभी परीक्षाएं पूरी हो गईं। कोरिया से इसकी तुलना करने पर कोई इसे मध्यावधि परीक्षा मान सकता है। उस दौरान बेक्यूसीओ लगातार अल्टेरिशा के साथ बातचीत कर रहा था। ओह, आप भी ऐसा सोचते हैं? मैंने मैजिक पेन में एक बटन प्रकार का रंग परिवर्तन फंक्शन जोड़ने का भी प्रयास किया। इसके अतिरिक्त अंत में एक इरेजर जोड़ने का प्रयास करें। हम एक यांत्रिक पेंसिल की तरह। सुनने में तो अच्छा लगता है। वे कहते हैं कि एक बेवकूफ़ दूसरे बेवकूफ़ को पहचान सकता है। अल्टेरिशा, जो कीमिया उत्साही थी, ने जल्दी ही बेक्यूसीओ के स्वभाव को पहचान लिया और उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया। उसने सूक्ष्मता से उसे उन आविष्कारों के बारे में विचार दिए जो वह सबसे अधिक चाहता था। बेशक बेक्यूसीओ ने ये सब चुपचाप किया। अगर उसने उसे सारे विचार एकमुश्त दे दिए तो उसकी रचनात्मकता विकसित होने की संभावना कम हो जाएगी। अपने खाली समय में उन्होंने अल्टेरिशा को अल्केमिकल इंजीनियरिंग क्रॉस तकनीक के टिप्स दिए। पहले तो उसने ये कहते हुए विरोध किया कि अगर प्रोफेसर को इसके बारे में पता चला तो वह नाराज हो जाएंगे। हालांकि जब उसने उसे कुछ अप्रत्याशित संकेत दिए तो वह अंततः अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी। उसने जोखिम को नज़रअंदाज कर दिया और रात में गुप्त रूप से आधिकारिक शोध किया। लेकिन अंत में कुछ महत्वपूर्ण चीज गायब है। अल्टेरिशा एक उत्कृष्ट कीमियागर थी, लेकिन सूत्रों को सुझाने में वह असाधारण रूप से कमजोर थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेक्यूसीओ ने कितने संकेत दिए, उसके लिए सूत्र को पूरी तरह से हल करना मुश्किल होगा, जबकि वह कथा शक्ति की सीमाओं के भीतर रहेगा। मुझे क्या करना चाहिए? उसे मेजेंटायरेन से पहले इसे हल करना चाहिए था, लेकिन अल्टेरिशा को सूत्र के समाधान तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना बहुत मुश्किल था। बूढ़े आदमी, तुम इतने अनुपस्थित मन से क्यों घूम रहे हो? अल्टेरिशा की प्रयोगशाला से निकलने के बाद जब वह दालान से नीचे चला गया तो बेक्यूसीओ सोच में खो गया। अप्रत्याशित रूप से लॉ पीछे से उसके पास आई। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। बूढ़ा आदमी कौन है? मेरा मतलब तुमसे है। उस बातचीत के बाद से फ्लेम बेक्यूसीओ से इसी तरह बात कर रहा था। वह नहीं जानता था कि क्या यह उसका बोलने का स्वाभाविक तरीका था, लेकिन वह हमेशा ऐसे शब्द चुनती थी जो दिल पर असर करते हों। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझे बूढ़ा आदमी क्यों कह रहे हैं। क्यों? क्या आपका घोड़ा और छोटी गाड़ी अधिक महंगी हो गई? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? देखो, तुम बूढ़े आदमी हो। आप नवीनतम स्लैंग भी नहीं जानते। ये शब्द काफी समय से लोकप्रिय है। बेक्यूसीओ को कोई पता नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि आजकल बच्चे इतने जटिल चुटकुले क्यों इस्तेमाल करते हैं। फिर भी मैं बूढ़ा आदमी नहीं हूँ। भले ही मैं मूल रूप से 29 वर्ष का था, फिर भी मैं अभी भी 20 वर्ष का हूँ, ठीक है? वैसे भी आंख मूंद कर मत घूमो। आप लगभग मुझसे टकरा ही गए थे। वह स्पष्ट रूप से कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ बातचीत कर रही है। यही होना चाहिए। चेतावनियों के कारण वह उसे कुछ नहीं बता सका। भले ही वह ऐसा कर सकता हो, फिर भी वह ऐसा नहीं करेगा। बहरहाल, एक बात थी जो उसे बताने की जरूरत थी, सतर्क रहना। अरे, अपने दोस्त के बारे में। ओह, जैकी, हाँ, उसके बारे में। यह एक अपराध है, आप जानते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, तुमने मेरी बात काट दी। नहीं, मैंने आपसे उसे मुझसे मिलवाने के लिए कब कहा? मैं तुम्हें उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहने जा रहा था। वास्तव में मैंने ऐसा सोचा। चारों ओर भेड़िए जैसे बहुत सारे कमीने हैं। उफ, वे कमीने, चाहे उन्हें कितनी भी मार पड़े, वे कभी नहीं सीखते। भेड़िया जैसे कमीनों से उसका क्या मतलब है? वैसे भी, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं जैकी की देखभाल करूं? ओह, वह इस समय बहुत बुरी स्थिति में हो सकती है। चूंकि आप उसके सबसे करीबी दोस्त हैं, कृपया उसकी अच्छी देखभाल करें। अब तक वह संभवतः डार्क मैजिक भ्रष्टाचार से प्रभावित हो चुकी है। वह बहुत अस्थिर स्थिति में होगी। बेक्यूसीओ को भी नहीं पता था कि जैकी को कठिन समय क्यों हो रहा था। यदि उसे कारण मालूम भी हो तो भी कथा शक्ति के कारण वह उसे समझा नहीं सकेगा।
अब उसके पास भरोसा करने और इसे ज्वाला पर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं उसका सबसे करीबी दोस्त नहीं हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि मैं आज शाम अपने क्लब के सदस्यों के साथ शिकार पर जा रहा हूँ क्योंकि यह सप्ताहांत है। मैं उसकी देखभाल करूँगा। वैसे भी मुझे अब जाना होगा। जैसे ही उसने उसे जाते देखा, बाक्यूसियो ने सोचा, उस स्थिति में शायद मुझे अन्य छात्रों की भी जांच करनी चाहिए। जैकी, अर्शुंग और हे वोन रयांग। उनमें से जैकी और हे वोन रयांग सबसे प्रभावशाली थे, लेकिन अर्शुंग का क्या होगा? बाक्यूसियोल को नहीं पता था। उसकी देखभाल कौन करे? वह हॉन बी योन गुड के करीब नहीं था, इसलिए उसे अर्शुंग नाम की लड़की की स्थिति के बारे में पता नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि जहां जैकी और हे वोन रयांग असामान्य व्यवहार कर रहे हों, वहीं अर्शुंग सामान्य हो? काले जादू से भ्रष्टाचार से गुजरने वाला व्यक्ति उन तीनों में से एक था। अर्शुंग को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी के लिए बस मामले में उसने हॉनबियोन का दौरा करने का फैसला किया। हॉनबियोन एट्रीब्यूट ट्रांसफॉर्मेशन स्टडीज नामक एक कक्षा ले रहा था, एक विषय के रूप में जो छात्रों को दूसरी विशेषता जागृत करने के बारे में सिखाता है। यह अफवाह थी कि जिन छात्रों के पास केवल एक विशेषता थी, वे भी उस कक्षा को लेने के बाद एक और विशेषता जागृत करेंगे। प्रशिक्षक के महान होने के लिए धन्यवाद। निस्संदेह यह उन जादूगरों के लिए उपयोगी था जो फ्लेम, बेक्यूसियोल या हॉनबियोन जैसे अजीब लोगों के बजाय किसी अन्य विशेषता के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते थे। यह एक ऐसा विषय था जिसमें उन्होंने केवल इसलिए भाग लिया क्योंकि यह अनिवार्य था। बस इतना ही। जादू का प्रशिक्षण आमतौर पर एक बड़े प्रशिक्षण मैदान में होता था, लेकिन यह अक्सर अन्य व्याख्यानों के साथ ओवरलैप होता था, इसलिए इसमें काफी भीड़ होती थी। ओलंपिक फुटबॉल स्टेडियम के लगभग आधे आकार की कक्षा में प्रवेश करते हुए बाक्यूसियोल एक ऐसी जगह में घुस गए जहां असामान्य रूप से बड़ी संख्या में छात्र थे। जैसा कि अपेक्षित था, छात्रों के एकत्रित होने का कारण राजकुमारी हॉनबियोन का जादू प्रदर्शन देखना था। वाह! उसके करीने से बंधे चांदी के बाल लहराते थे, और जब भी उसकी लाल आंखें चमकती थीं तो शानदार चिंगारियां टिमटिमाती थीं। वाह! वह सचमुच बहुत सुंदर है। क्या वह सचमुच एक इंसान है? वह अवश्य ही एक देवदूत होगी। निश्चित रूप से हॉनबियोन वास्तव में एक सेलिब्रिटी के समान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दुनिया भर में वह एडोलेविट साम्राज्य की राजकुमारी के रूप में जानी जाती थी, जो जादुई दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इतना ही नहीं, उन्हें प्रतिभाशाली स्तर की प्रतिभा वाली एक लौ जादूगरनी के रूप में भी जाना जाता था, जो इतिहास में कभी दिखाई नहीं दी थी। वाह! अपने कर्मचारियों को नीचे करने और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछने के बाद हॉनबियोन ने उन छात्रों को लापरवाही से देखते हुए गहरी सांसें ली जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। फिर उसकी नज़र अचानक उस स्थान पर रुक गई जहां बाक्यूसियोल खड़ा था। उसने उसकी ओर देखा और भौहें सिकोड़ ली, फिर अपना सिर इधर उधर झटका दिया और फिर से अपनी लाठी उठाई। गर्जन, क्वाक क्वाक। किसी कारण से ऐसा लग रहा था कि आग की लपटों की शक्ति पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी, लेकिन यह एक भ्रम था। व्याख्यान समाप्त होने के बाद जो छात्र उसकी प्रशंसा कर रहे थे, वे जल्दी से तितर-बितर हो गए। ये छात्रों के साथ हर तरह की बुराई करने के लिए हॉनबियोन का धन्यवाद था। हालांकि सब कुछ कहने और करने के बाद भी वे अगली बार भी उसी उत्साह के साथ एकत्र होंगे। बाक्यूसियोल उनके कट्टर प्रशंसकों में से एक नहीं था, इसलिए वह वहीं खड़ा रहा और चुपचाप इंतजार करता रहा। हॉनबियोन ने उसकी दिशा में देखा और फिर एक आह के साथ आगे बढ़ गया। यह क्या है? मुझे आपको कुछ बताना है। उस समय उसके गुट के सदस्य, जो उसके पास पहरा दे रहे थे, पास आए और कहा, राजकुमारी, शिकार यात्रा शुरू होने वाली है। ठीक है, मैं जल्द ही आपके साथ जुड़ने जा रहा हूँ, इसलिए पहले जाएं। हाँ, हॉनबियोन ने अपने समूह के सदस्यों को दूर भेज दिया और फिर से पूछा, यह क्या है? बाक्यूसियोल ने हॉनबियोन के गुट के सदस्यों को अपने चश्मे से देखा, लेकिन वह अर्शुंग की छाया नहीं देख सके। क्या आपके गुट में अर्शुंग नाम की कोई लड़की नहीं है?
बेक्यू सियोल के सवाल पर हॉन बियोन ने वास्तव में आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति दी। ये थोड़ा अजीब है, क्या आपको नहीं लगता? क्या तुम मुझसे मिलने आती हो, राजकुमारी, ये पूछने के लिए कि कोई और लड़की कहाँ है? उसमें गलत क्या है? हॉन बियोन ने अपनी लाल आंखें झपकाईं जैसे कि वह अचंभित हो गई हो, फिर उसने अपना माथा पकड़कर जोर से आह भरी। हाँ, तुम हमेशा से ही इतने बेशर्म आदमी रहे हो। अर्शून शाम के शिकार की तैयारी में व्यस्त है। बस इतना ही, मैं अब निकल रहा हूँ। शिकार करना, इसके बारे में सोचे, वो प्रकरण घटित होने वाला है। रुके, क्या आप और अर्शून के बीच लड़ाई हुई थी? हाँ, क्या मेरे पास अपने लोगों से लड़ने का कोई कारण है? यदि कोई गलतफहमी है, तो हम इसे संचार के माध्यम से हल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है। इसका क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि हाल ही में उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आप उसकी चिंताएं क्यों नहीं सुनते? हतप्रभ और नाराज होकर हॉन बियोन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मुझे दूसरी महिला की देखभाल क्यों करनी है? वह क्या कह रही है? क्या वह पहले ही भूल गई थी कि उसने 3 सेकंड पहले क्या कहा था? क्योंकि वे आपके लोग हैं। जब उसने वही लौटाया जो उसने अभी कहा था, तो हॉन बियोन ने उसे लाल आंखों से देखा, फिर वह मुड़ी और चली गई। लेकिन बेक्यू सियोल की बात अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए उसने अवचेतन रूप से उसकी बांह पकड़ ली। क्या उसने मुझे यूं ही पकड़ लिया? यह आम आदमी बहुत अहंकारी है। ये सिर्फ बेकार की बातें नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। चेतावनी सामने नहीं आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना बताने से कथा की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हॉन बियोन ने बेक्यू सियोल को तीखी नज़र से देखा, फिर अपना हाथ झटक लिया और चली गई। क्या आप ऐसा करने जा रहे हैं? मैं तुम पर भरोसा करूंगा। उसने उत्तर नहीं दिया, लेकिन तथ्य यह है कि उसने इससे इनकार नहीं किया। ये पहले से ही एक बड़ी जीत थी। वह शायद उस भविष्य को नहीं जानता जहां वह एक खलनायिका के रूप में जागृत हुई, लेकिन उसका व्यक्तित्व उतना बुरा नहीं था। वैसे, यह एक शिकार कार्यक्रम है। स्टेला अकादमी ने छात्रों को शिकार जैसी युद्ध गतिविधियों में शामिल होने से नहीं रोका। अन्य जादू अकादमियों के विपरीत, स्टेला के छात्र इतने कुशल थे कि उन्हें तुरंत युद्ध के मैदान में तैनात किया जा सकता था। बाहरी गतिविधियां करते समय स्टेला अकादमी की वर्दी पहनना ही उनकी हैसियत साबित करता था, इसलिए बाहरी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता था। बेशक, ये केवल दूसरे वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों पर लागू होता है। पहले वर्ष में बाहर जाना संभव था, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी कठिन थीं और बहुत कम छात्र थे जो सबसे पहले शिकार पर जाना चाहते थे। हॉन बियोन की तरह एक क्लब से उत्कृष्ट क्षमताओं वाले केवल कुछ छात्र अनुभव संचय करने के लिए एक टीम के रूप में शिकार करने जा सकते हैं। इसके बारे में सोचें, फ्लेम ने उल्लेख किया कि वह भी शिकार करने जा रही थी। बिना सुने भी, उनका गंतव्य स्पष्ट था, मार्थेविस कब्रिस्तान। ये वही स्थान था जहां चौथा एपिसोड शुरू हुआ था। खेल में, ये केवल EXP जमा करने का एक एपिसोड था, इसलिए उसने कहानी का ठीक से पालन नहीं किया, लेकिन उसे याद आया कि आइजेल, फ्लेम और हॉन बायोन सभी ने भाग लिया था। कब्रिस्तान में जो घटना घटी वह नेक्रोमेंसर का हमला थी, जहां कक्षा 5 का एक नेक्रोमेंसर प्रकट हुआ और उसने कहीं से भी कंकालों का एक समूह बुलाया। इसने उन्हें अच्छी मात्रा में EXP और उचित मात्रा में पुरस्कार प्रदान किए। बेक्यू सियोल ने भी भाग लेने का इरादा किया। उसका नेक्रोमांसर का शिकार करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वहां छिपा हुआ इनाम प्राप्त करना जल्द ही होने वाले परिचित अनुबंध समारोह में मददगार हो सकता है। चूंकि समारोह पूरी तरह से किसी की प्रतिभा पर निर्भर था, इसलिए यह उसके लिए जरूरी था, जिसके पास बोलने के लिए कोई प्रतिभा नहीं थी। बेक्यू सियोल प्रशिक्षक ली हान वोल को खोजने के लिए दूसरे टॉवर पर गए और आउटिंग पास प्राप्त करने के लिए एक आवेदन लिखा। क्या ये प्रशिक्षण के लिए है? आप कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? मैं मदार पर्वत श्रृंखला में कुछ ताज़ी हवा लेने के बारे में सोच रहा हूँ जहाँ प्रकृति आपके कानों में फुसफुसाती है। ठीक है, तुम स्टेला से तलवारबाजी या शौर्य नहीं सीख पाओगे। हाँ, नहीं, ये कुछ भी नहीं है। दूसरे वर्ष से शुरू करके,
अकेले शिकार पर जाना संभव था। यह विशेषाधिकार कक्षा एस के छात्रों तक ही सीमित था। हालांकि पहली कक्षा के छात्र कभी भी अकेले शिकार पर नहीं जा सकते थे और स्तर 3 या उससे अधिक के खतरे वाले क्षेत्रों को तब तक प्रतिबंधित कर दिया गया था जब तक कि उन्हें विशेष सैर की अनुमति न मिल जाए। हर साल ऐसे खतरनाक इलाकों में मौतें होती थीं। अगर कोई छात्र पकड़ा गया तो क्या होगा? कम से कम निलंबन और अधिक गंभीर दंड निष्कासन होगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बेक्यू सियोल पकड़ा नहीं गया। आखिरकार वह बस चुपचाप इधर उधर घूम रहा होगा। ली हान वोल ने आउटिंग आवेदन पत्र पढ़ा। बेक्यू सियोल झूठ बोलते हुए पकड़ा नहीं जाना चाहता था। वह पहले भी कई बार इसी तरह अकेले शिकार पर निकला था। प्रोफेसर जांच करने में बहुत आलसी थे, इसलिए वे अंतर्निहित अनुमति देने की प्रवृत्ति रखते थे। इत्मीनान से इंतजार करते हुए उसने अपनी मेज पर एक और आउटिंग एप्लीकेशन देखी। क्या वह मा यू सेओन का आवेदन नहीं है? बाक्यू सियोल ने धीरे से पूछा। इन दिनों बहुत सारे लोग शिकार पर निकले हुए हैं। हाँ, हर कोई क्लब गतिविधियों के लिए मार्थेविस कब्रिस्तान गया था। वह अंक जमा करने की कोशिश कर रहा होगा। मैं देख रहा हूँ मा यू सेओंग और हे वोन रयान के अंक उच्च हैं, लेकिन वे बहुत मेहनती हैं। ये सिर्फ एक प्रश्न था जो उन्होंने भविष्य के कार्यक्रम की पुष्टि करने के लिए पूछा था। ठीक है, ऐसा लगता है कि मा यू सेओंग कभी मार्थेविस कब्रिस्तान में नहीं गया है। क्या वह कब्रिस्तान में नहीं गया था? नहीं, उन्होंने सप्ताहांत में अपने घर जाने के लिए अपना आउटिंग परमिट काट दिया। जहां तक ही वोन रयान का सवाल है, हाँ, उन्होंने फ्लेम के साथ वहां यात्रा की। एक पल इंतजार करें, कुछ ठीक नहीं है। वे मा यू सेओंग के बिना नेक्रोमेंसर के हमले की घटना पर कभी काबू नहीं पा सकते। ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि उन्हें अचानक घर लौटना पड़ा? मा यू सेओंग के अपने गृहनगर लौटने के केवल 2 कारण थे। उन्हें उनके पिता ने किसी विशिष्ट कार्यक्रम के कारण बुलाया था या स्वयं प्रशिक्षण लेने के लिए। अभी तक कोई विशेष कार्यक्रम निर्धारित नहीं होगा और अभी प्रशिक्षण का कोई कारण नहीं है। बाद में एक हिस्सा था जहां मा यू सेओंग ने हे वोन रयान से पराजित होने के बाद प्रशिक्षण लिया था, जो पूरी तरह से तैयार था, लेकिन यह भी के लिए बहुत जल्दी था। मैं पागल हो रहा हूँ। बेक्यू सियोल ने चुपचाप अपने होंठ काटे और इसके बारे में सोचा। मा यू सेओंग से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था, जो घर लौट आया था। उसने ली हान वोल पर नजर डाली। यदि बाहर भेजे गए किसी छात्र ने उन्हें सूचित किया कि वे खतरे में हैं, तो वे निश्चित रूप से सुदृढ़ीकरण भेजेंगे। लेकिन ठोस सबूत तो देना ही होगा। स्टेला के विशिष्ट जादुई शूरवीर इतने निष्क्रिय नहीं थे। अगर उन्होंने पूछा कि मैं कैसे जानता हूं, तो मैं भी परेशानी में पड़ जाऊंगा। खेल में भी एक समय ऐसा था जब मुख्य पात्र फ्लेम को एक खराब अंत का अनुभव हुआ जब उसने एक विशिष्ट विकल्प गलत तरीके से चुना। परिणामस्वरूप उस पर काली जादूगरनी होने का झूठा आरोप लगाया गया और उसे मार डाला गया। उसने जादूगरों को भविष्य में होने वाली एक घटना के बारे में सूचित किया था। उन्हें सूचित करने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? और इसके बजाय जांच की गई कि क्या फ्लेम कोई काला जादूगर था। इसके अलावा प्रथम स्थान पर कथात्मक शक्ति के कारण बेक्यू सियोल के लिए उचित जानकारी प्रदान करना असंभव था। एक ही रास्ता बचा था। मेरे पास इसे स्वयं हल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कहानी खत्म। अलविदा।